नमस्कार, राज्यसभा टेलीविजन में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। एनडीए सरकार को आज 1 साल पूरा हो गया। पीएम मोदी ने लोगों को एक खुला खत लिखा है जिसमें अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाई हैं। इसके अलावा सरकार के दूसरे मंत्री भी अपने अपने तरीके से जनता तक पहुंच रहे हैं और अपनी कामयाबियां गिना रहे हैं। लेकिन इस कार्यक्रम में हम अर्थव्यवस्था से लेकर गरीबों के लिए बनी योजनाएं, सरकार के सामाजिक कार्यक्रम और विदेश नीति यानी अलग अलग क्षेत्रों में सरकार का कामकाज कैसा रहा, कोशिश करेंगे आधे घंटे में सब कुछ समेट लें। साथ ही उन पहलुओं को भी उठाएंगे जिनमें सरकार पिछले 1 साल में नाकाम रही है। अगले साल के लिए एनडीए सरकार की चुनौतियां, एजेंडा क्या होना चाहिए, इस पर भी चर्चा होगी और साथ ही रोड मैप क्या होगा अगले 4 साल का, ये भी देखने की कोशिश करेंगे इस कार्यक्रम में, जिसमें हमारे साथ राजनीतिक नुमाइंदे मौजूद हैं और साथ ही 2 वरिष्ठ लोग भी मौजूद हैं। 2 वरिष्ठ पॉलिटिकल एनालिस्ट मौजूद हैं। मेरे साथ राजनीतिक मेहमानों में विजय गोयल हैं जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है राज्यसभा से बीजेपी के। कांग्रेस पार्टी से मेरे साथ हुसैन दलवाई साहब मौजूद हैं। शीला भट्ट मेरे साथ हैं जो कि एडिटर हैं rediff.com की, और साथ ही पुरुषोत्तम अग्रवाल हैं जो कि राजनीतिक मामलों पे लिखते हैं, टिप्पणीकार हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, लेखक हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। शीला, अगर आपके साथ शुरुआत की जाए और अगर इस पूरे 1 साल को हम देखें तो इसमें काफी कुछ ऐसा नजर आया जो पुराने हमारे ट्रेडिशन जिसे कहते हैं पॉलिटिकल ट्रेडिशन, उससे अलग नजर आया। लेकिन जो चीजें आपको पहली नजर में लगता है कि बहुत अच्छी रही, वो क्या रही? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि ये सरकार बोलती है बहुत है, तो इससे एक माहौल ऐसा पैदा हुआ है कि सरकार में प्राइम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, पार्टी प्रेसिडेंट, मिनिस्टर सब बातें कर रहे हैं। और मुझे लग रहा है आम आदमी को भी, जो खुश नहीं है उनसे भी, और नाखुश खुश है, वो नाखुश और खुश दोनों लोगों से सरकार बातें तो कर रही है। इतने हद तक कम्युनिकेशन का हाईएस्ट लेवल इस सरकार ने दिखाया है। तो एक बार जो हम मनमोहन सिंह को जानते थे, जिसे मोदी बाबा कहते थे, खुद उनकी पार्टी वाले उनसे इस बात पे नाराज थे कि वो तो कैमरा के सामने खास हंसते भी नहीं थे। तो इसके बदले ये प्राइम मिनिस्टर तो ऐसे हैं जो इतनी सारी एनआरआई की सभाएं की है, देश के अंदर भी की, और कल तो उन्होंने हद कर दी। मथुरा में जो भाषण दिया एक प्राइम मिनिस्टर ने, कितनी हद तक पॉलिटिकल भाषण था वो। एक सरकार के हालांकि कुछ लोग आरोप लगा रहे थे कि अभी भी ऑपोजिशन लीडर की तरह लग रहे थे। हाँ, नहीं, मैं नहीं मानती ऐसा है। मैं मानती हूँ ये एक नया बदलाव है। मैं मानती हूँ ये बहुत बड़ा बदलाव है कि मन की बात, तो आप देखिए कितना कुछ नया नया हो रहा है। तो और मुझे लग रहा है कि इट्स इंटरेस्टिंग। मैं इस पे ये नहीं कह रही हूँ सब कुछ अच्छा हो रहा है, पर मैं मानती हूँ ये एक शुरुआत है। जो अच्छी है या बुरी है वो तीसरे या चौथे साल में पता चलेगी। तो ऐसी कुछ बातें हुई है, पर उसमें एक दो ही बात है कि इसमें ये हुआ है कि बराबर 1 साल पहले 25 मई को 2014 को जिन लोगों ने, जो मोदी के क्रिटिक थे, उन्होंने जो बहुत बुरा होगा ऐसा सोचा था, इतना बुरा भी कुछ नहीं हुआ है। और जिन लोगों ने 31% लोगों ने जो वोट दिया था, और उन्होंने क्या सोचा था कि क्या अच्छा, उतना अच्छा भी नहीं हुआ है। पर मुझे लग रहा है कि ये 1 साल, लेकिन डायरेक्शन ठीक है। हाँ, 1 साल जहाँ डायरेक्शन ठीक है, नहीं, वो भी मैं मानती हूँ। ये देश इतना बड़ा है और ये देश का प्राइम मिनिस्टर पहले साल में जो कुछ कर रहा है, उसका फाइनल जजमेंट किसी भी बात का, डायरेक्शन का या जो काम हो रहा है, वो आज नहीं दे सकते। लेकिन दरअसल वादे जिस तरह के हुए थे, सवाल के जवाब सिर्फ 3 साल के बाद ही देंगे। लेकिन वादे जिस तरह के हुए थे, शायद उम्मीदें उसी वजह से बड़ी थी। पुरुषोत्तम अग्रवाल, ये बताइए। इनएविटेबल है, बिल्कुल। पर और मुझे लगता है लोग जानते भी है, जिन्होंने उन्हें सपोर्ट किया है, मैं उनकी बात कर रही हूँ कि वो जानते भी है कि वक्त लगेगा इसमें। पुरुषोत्तम अग्रवाल जी, ये बात तो माननी पड़ेगी कि सूचना के युग में ये वो सरकार है जो संवाद करती है, जनता तक पहुंचती है, जनता की प्रतिक्रियाएं भी जानने की कोशिश करती है। तो इस मामले में हम कहेंगे कि ये एक नया नवेलापन इस सरकार के अंदर नजर आया। देखिए, इसमें 2 चीजें हैं। एक तो ये कि जैसा आपने कहा कि ये सरकार काम करती हो या ना करती हो, बोलती बहुत है। यानी ये विजिबल गवर्नमेंट हो या ना हो, ऑडिबल गवर्नमेंट जरूर है। और मुझे तो कई बार लगता है कि इट इज टू ऑडिबल फॉर अ सीरियस गवर्नमेंट। खैर, वो एक अपनी जगह है। असल में नरेंद्र मोदी की सरकार एक ऐसे संदर्भ में आई है जबकि यानी जो मनमोहन जी की सरकार थी, वो काम करती थी नहीं करती थी भगवान जाने, लेकिन जनता को पता नहीं पड़ता था कि सरकार है भी या नहीं है। ये सच है। नरेंद्र मोदी के और उनके समर्थकों का ये आरोप मनमोहन सिंह की सरकार पर सच है कि प्रधानमंत्री हैं अथवा नहीं है, ये जानने का कोई जरिया लोगों के पास नहीं था, क्योंकि हर आदमी अपने मन की करता था। उनकी पार्टी के उपाध्यक्ष जो हैं, उनके द्वारा पास किया गया एक कानून फाड़ के फेंक देते थे, और इसके बावजूद प्रधानमंत्री जी में ये हिम्मत नहीं थी कि कहें कि भाई अगर ऐसा ही है तो मैं इस्तीफा दे देता हूँ।
इसलिए जो नरेंद्र मोदी को ये एक ऐसे मौके पर प्रधानमंत्री बनने का अवसर मिला है जबकि उनके पास एक कम्युनिकेटर के रूप में, एक पब्लिक ऑरेटर के रूप में तुलना उनकी अगर की जाएगी तो पिछले प्रधानमंत्री से की जाएगी और उस पर नरेंद्र मोदी बहुत ऊंचे नजर आएंगे। लेकिन दिक्कत यह है, जहां तक आप अपेक्षाओं की बात कर रही थी कि अपेक्षाएं और 3 साल और 4 साल, ये अपेक्षाएं जगाई किसने? यानी अगर 1 साल में, पहली बात तो ये कि सरकार स्वयं अपने 1 साल की उपलब्धियों का इतना ढोल पीट रही है तो स्वाभाविक है कि अपोजिशन विरोध करेगा, स्वाभाविक है कि टिप्पणीकार उसमें छिद्रान्वेषण भी करेंगे। तो ये ढोल पीटने का काम सरकार कर रही है कि 500 सभाएं होंगी या 500 प्रेस कॉन्फ्रेंस होंगी, 2000 सभाएं होंगी, 5 मेगा रैलीज होंगी, क्या क्या होगा, हर मंत्री जिले जिले में जाकर प्रचार करेगा। 365 दिन की 200 सभाएं तो कम से कम ये सब सचमुच अभूतपूर्व है। मैं चूंकि एक प्रोफेसर हूं, लेखक हूं, इसलिए मैं ये जरूर मानता हूं कि सारा जो कुछ अभूतपूर्व हो वो जरूरी नहीं है कि अच्छा हो। हर अभूतपूर्व चीज अच्छी नहीं हुआ करती। अनप्रेसिडेंटेड और गुड, ये 2 अलग अलग चीजें हैं दुनिया की हर जुबान में। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं आरफा कि ये अपेक्षाएं जगाई किसने? ये प्रधानमंत्री जी ने और उनकी पार्टी ने कहा था कि 16 मई को चुनाव होंगे और 17 मई को सारे बांग्लादेशी जो हैं वो अपना बोरिया बिस्तर बांध लेंगे। ये प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि आपके खातों में 15-15 लाख आ जाएंगे, 100 दिन में काला धन वापस आ जाएगा, कितने दिन में वो कानून पास हो जाएगा जिसके तहत संसद में कोई अपराधी नहीं रहने पाएगा। तो ये अपेक्षाएं सरकार ने जगाई हैं और इसलिए अब सरकार ये कहे कि साहब हमें साल भर का समय दिया आपने और समय दीजिए, ये सही है कि लोग धीरज से देखते हैं। 5 साल का मिला है वैसे। नहीं, मैंडेट 5 साल का है, उस पर किसको ऐतराज है और उसको कौन चैलेंज कर सकता है। लेकिन ये भी सही है कि जो लोकप्रियता है, आप कोई भी सर्वे देख लीजिए, अभी मैं एक सर्वे देख रहा था उसमें बहुत ही रोचक है कि जनवरी से मार्च में ट्रिमेंडस ग्राफ आता है ये लोकप्रियता में। मोदी सरकार की लोकप्रियता में। मुद्दे पर मैं चाहूंगी कि हम आए और फिर चर्चा करें। एक बार इनिशियल रिएक्शन जरूर लेंगे। विजय गोयल जी, ये बताइए कि आज दिन भर हमने काफी संवाद देखा जिसको शीला भट्ट कह रही थी कि वो सरकार है जो बात करती है। हालांकि ये चुटकी ले रहे हैं, पुरुषोत्तम अग्रवाल कह रहे हैं कि विजिबल नहीं है, ऑडिबल ज्यादा है सरकार, यानी कि बातचीत इतनी हो रही है कि शोर जैसा लग रहा है। मैं चाहूंगी कि आप ईमानदारी से, उपलब्धियां तो हमने बहुत देख ली, सुन ली आज दिन भर, लेकिन ईमानदारी से ये बताइए कि कुछ ऐसी चीजें भी क्या रही इस 1 साल में जो आप करना चाहते थे, नहीं हुई, नहीं कर पाए? देखिए, मैं एक बात आपको बता दूं, शीला जी ने बिल्कुल सही कहा है कि एक ये सरकार है जो संवाद कर रही है और कम से कम कम्युनिकेट कर रही है। आप उसको चुनावी भाषण कहें, आप जो कुछ भी कहें, किंतु एक प्रधानमंत्री अपना अकाउंट दे रहा है। किसी भी सरकार को 1 साल का हिसाब देने की जरूरत नहीं है, किंतु मीडिया, ऑपोजिशन और लोग ये कहते हैं, ये हमारे देश में प्रथा चली है कि सरकार 5 साल के लिए चुनी गई है और 1 साल में उससे हिसाब मांगा जा रहा है। पुरुषोत्तम जी जैसे वरिष्ठ लोग, जिनका मैं बहुत सम्मान करता हूं, वो इस बात को अच्छी तरह समझते हैं कि सारे काम 1 साल में नहीं हो सकते हैं। पिछले खड्डे भी हमने बहुत भरे हैं जी, और हमने आशाएं जगाई थी। अगर हम आशाएं नहीं जगाते तो सरकार में कैसे आते, और सरकार में नहीं आते तो हम काम कैसे करते। हमने, इस सरकार ने सबसे बड़ा जो काम किया है वो निराशा खत्म की है। दूसरा सबसे बड़ा काम किया है पॉलिसी पैरालिसिस हमने खत्म कर दिया है। तीसरा बड़ा काम कर दिया हमने, भ्रष्टाचार समाप्त कर दिया है। पुरुषोत्तम जी कहते हैं इस सरकार ने कहा कि 15-15 लाख आएंगे। मैं तो सड़कों पर घूमता हूं, उनसे पूछता हूं, किसी आदमी को यह आशा थी कि बिना काम किए हुए उसके खाते में 15 लाख आ जाएंगे? एक भी नागरिक मुझे बता दीजिए जो ये कहता हूं मैं नौकरी नहीं करूंगा, मैं व्यवसाय नहीं करूंगा और काला धन जो आएगा तो मेरे बैंक में मोदी जी 15 लाख जमा कर देंगे जी। ऐसा कोई नहीं कहता। आपको ध्यान होगा जिस समय जो अनाज था, 1 मिनट सुनिए, जिस समय जो अनाज था, जिस समय अनाज सड़ रहा था, उस समय सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया कि भी सरकार इनको गरीबों में बांट दे। फिर भी सरकार ने गरीबों में नहीं बांटा क्योंकि सरकार ऐसा नहीं कर सकती है जी। तो उसका मतलब यह था कि जो भी बाहर काला धन है, कोई थी सरकार जिसने काले धन पे इस तरीके से रोक लगाई और जिस तरीके से मोदी साहब ने सरकार रोक लगा दिया। अब संधियां पुरानी है, संधियों का पालन करना है, उसके हिसाब से जो काला धन बचा हुआ होगा, अब तक तो कांग्रेस की सरकार में ही काला धन लोग निकाल देंगे, वो आएगा। पर आप बताइए महंगाई पे अंकुश हुआ कि नहीं हुआ? कहीं आप देश भर में देख रहे हैं महंगाई पे कहीं आंदोलन हो रहे हैं? पेट्रोल डीजल के दाम कम हुए नहीं हुए? आलू टमाटर प्याज के दाम कम है कि नहीं कम है? ये जो ईंट और सीमेंट और लोहा, विजय गोयल जी, अभी भी दालें बहुत महंगी बिक रही हैं और कई गुना जो है वो सब्जियों के दाम बढ़े हैं। सुनिए, जो डिफेंस की डील थी, कच्चे तेल के दाम बहुत कम होने के बावजूद भी नहीं सब्जियां वो बाजार से चेक करने के बाद टेलीविजन पे बोल रहा हूं मैं।
मैं बिना टुके नहीं कर रहा। दालें जरूर महंगी हैं, और दालें भी इसलिए महंगी हैं क्योंकि फसल खराब हुई है। किसानों की बात ले लो, पहले किसानों की फसल 50% खराब होती थी तब मुआवजा मिलता था। अब 33% पे तुरंत गवर्नमेंट ने एक्शन लिया कि नहीं कि 33% भी खराब हुई तो मुआवजा देंगे। पहले ओलावृष्टि से कारण बीज जो खराब होते थे उसके पूरे दाम नहीं मिलते थे, सरकार ने कहा कि हम आपको पूरे दाम देंगे। पहले संवेदनशीलता नहीं थी। अभी आप देखिए, चाहे वो यमन है, चाहे वो इराक है, चाहे वो श्रीलंका है, चाहे वो नेपाल है, उन सब त्रासदियों के अंदर सरकार सबसे दौड़ के अपने नागरिकों के लिए विजय गोयल जी, मैं आती हूं कि हम किसानों के लिए तो इतना काम हुआ है जिसका कोई हिसाब नहीं। ये जो सॉइल हेल्थ कार्ड है, तो मुझे तो जी हाँ, मैं आती हूँ आपकी तरफ, हम बिंदुवार तरीके से चर्चा करेंगे। उपलब्धियां तो गिना दी, अभी तो मैंने योजनाएं तो बताई नहीं है। जी हाँ, मैं आती हूँ आपकी तरफ। एक लास्ट बात कहूंगा, निंदा करनी आसान है, आलोचना करनी आसान है, किंतु 1 साल के काम का रिपोर्ट कार्ड नहीं होता। 5 साल के लिए सरकार चुनी गई है, 5 साल बाद आप पूछिए मोदी साहब ने क्या किया, उन्होंने किया। आप जो पूछती हैं कौन से काम नहीं कर पाए हम, अब हमें जीएसटी करना था, उसको रोक दिया, वो हम नहीं कर पाए हैं। भूमि अधिग्रहण बिल हम करना चाहते हैं ताकि देश का विकास हो, मेक इन इंडिया हो, नौकरियां मिले, फैक्ट्री इंडस्ट्रीज लगे, किसानों के पुत्रों को भी अपना रोजगार मिले, वो हम नहीं कर पाए हैं। ऐसी कुछ चीजें हैं जो हम नहीं कर पाए हैं, जाहिर है उसके लिए और 4 साल भी पड़े। मैं आती हूँ आपकी तरफ, मैं सेगमेंट वाइज में अलग अलग क्षेत्रों में बांटकर इस बहस को करना चाहती हूँ ताकि दर्शक को भी कुछ जानकारी जरूर हासिल हो, सिर्फ शोर ही ना मिले। हुसैन दलवाई साहब, ये बताइए, फिलहाल ये तो मानना पड़ेगा कि एक पॉजिटिविटी जो है माहौल में आई है, एक सरकार ऐसी है जिसकी मौजूदगी नजर आती है, और ये भी माना जा रहा है, जो लोग क्रिटिसाइज भी कर रहे थे पहले, वो भी ये कह रहे हैं कि कभी कभी उच्च स्तर पर अगर देखें तो भ्रष्टाचार जो है वो घुलता हुआ नजर आ रहा है। ये भ्रष्टाचार के बारे में मैं नहीं मानूंगा, लेकिन अग्रवाल जी बोले ये बिल्कुल सही बात है। यूपीए के काल में खास करके मनमोहन सिंह जी ने बहुत अच्छे काम किए, जैसे कि फूड सिक्योरिटी लाए, मनरेगा लाए। ये सब होने के बावजूद भी लोगों तक ये इसका जो प्रचार होना चाहिए, जो वो कुछ काम न करते हुए जो प्रचार करते हैं, इन्होंने जो कहा वो सही बात है, बोलते इतने कि पूछो मत, लेकिन हमारे लोग बोलते ही नहीं थे, उनको लगा काम करना सबसे महत्व का है। लेकिन अभी माहौल बोलने का है, क्योंकि आपका जो ये जो नया मीडिया आया है उसमें ज्यादा से ज्यादा बताना ये महत्व का है, उसमें हम कम पड़े और उसकी वजह से हमारी सरकार गई, उनकी आई, उन्होंने एक यहाँ एक चित्र पैदा किया कि हम आने के बाद ये करेंगे वो करेंगे, 100 दिन में काला धन लाएंगे, 100 दिन में ये देश में सारा बहुत उजाला हो जाएगा। इस तरह की जो बातें उन्होंने की, वो क्या हुआ? 100 दिन जाने दो, 1 साल हुआ, और 1 साल ये कम है ऐसा मैं नहीं मानता। एनालिसिस करने के लिए और कुछ देर लगेगा, ऐसे ही बात है। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जहां वहां जाते हैं तो कितनी पूंजी ला पाए? मेरे ख्याल से कुछ खास ला नहीं पाए। हालांकि मनमोहन सिंह जी ने इतना मंदी होने के बावजूद, रिसेशन पूरे दुनिया में होने के बावजूद, उसमें कुछ देश खत्म भी हुए। ऐसी हालत में भारत में 5% से नीचे हम आए नहीं जीडीपी, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन आर्थिक क्षेत्र में अगर देखें तो जनधन योजना शुरू की गई है, गैस पर सब्सिडी जो है वो कहाँ गया है? जनधन योजना कहाँ तक आई है? ये सब ये है जनधन योजना बोलते हैं। हालांकि लोगों का जो मजदूरों का पैसा लिया जाता है वो उससे 8% अगर परतवा करेंगे ना तो 8% भी नहीं होता, ये ध्यान में रखिए। ये जनधन योजना, ये सब रोजगार बढ़ाने की कोशिशें हैं। मेक इन इंडिया पे लगातार फोकस हो रहा है कि भारत में ही हर चीज कहा था कि 2.5 हर साल में क्या वो 2.5 करोड़ लोगों को रोजगार लगेगा। कहाँ किसको रोजगार लगाए? रोजगार कुछ लोगों को लगा। और उसमें भी एक बात हम मानेंगे कि बोलने वाले कौन है? मोदी साहब बोलते हैं और उनके शाह बोलते हैं, कभी भी जेटली बोलते हैं, बाकी कौन बोलता है? जिन्होंने जो काम करते हैं, जैसा कि सुषमा स्वराज हैं, आज परराष्ट्र इसमें अगर फॉरेन अफेयर्स में अच्छा कुछ काम हुआ होगा तो ये बांग्लादेश के साथ जो ये हुआ करार हुआ, ये हुआ। और वो किसने किया? वो उनका सारा श्रेय जो है वो मोदी को जाता है, ऐसा मुझे नहीं लगता। वो सारा श्रेय उनको है, लेकिन वो कुछ बोलती नहीं। चलिए मैं चाहती हूँ कि आप आगे बढ़ें। जी हम आगे बढ़ें। आप शीला भट्ट ये बताइए कि फिलहाल आपको लगता है कि पिछले 1 साल में जो सरकार ये कहती हुई आई थी, जो पार्टी के हम गरीबों के लिए खासकर हम काम करेंगे, आपको लगता है कि ऑपोजिशन कामयाब रही है एक तरह से एक एंटी पुअर, एंटी फार्मर टैग लगाने में सरकार के ऊपर? थोड़ा बहुत मैं मानूंगी, जरूर कामयाब रही है। देखिए, एक चीफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर बने हैं,
और जब चीफ मिनिस्टर से प्राइम मिनिस्टर का ट्रांसफॉर्मेशन है जो वो समय लेता है। और दूसरी बात, ये देश बहुत कठिन देश है, हम सब जानते हैं। हमारे बीच में रिजर्वेशन, कास्ट सिस्टम, गरीब और अमीर, क्लास, कास्ट, एवरीथिंग, इतनी सारी फॉल्ट लाइंस है। तो मुझे पर लगता है कि एक चीफ मिनिस्टर जब प्राइम मिनिस्टर बनते हैं तो बनने के बाद मुझे ये, मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं है, मेरा ये एक आंकलन है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जिसने बहुत सारे वादे किए थे और बहुत फास्ट बैटिंग करके धोनी की तरफ बैटिंग करने का सोचा हुआ था, या हमने या जिन्होंने हम ऑब्जर्वर है बट जिन्होंने उनको वोट दिए थे वो सबने सोचा था ये धोनी की तरह धुआंधार बैटिंग करेंगे, उसके बदले वो गावस्कर की तरह फील्ड में अपनी विकेट बचाए बैठे हैं। और मुझे लग रहा है उसका मेजर रीजन ये है, ये समझदारी का काम है। दलाई जी, मैं मानती हूँ कि ये देश बहुत कठिन देश है, वो जो 7 रेस्कोर्स में रहने जाता है उसी को तब पता चलता है। लेकिन और इसलिए जो आपका सवाल था, मैं मानती हूँ कि कांग्रेस पार्टी ने डिफेंसिव नहीं है, मुझे लगता है मैं उससे उल्टा मान रही हूँ कि ये सरकार होशियार निकली कि देखिए सत्ता ऐसी चीज है ना, आप सत्ता में आने के बाद दोनों लड्डू नहीं खा सकते, आप विपक्ष भी हो और सत्ता में भी हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। लेकिन ये सरकार देखिए, जैसे ही कांग्रेस पार्टी में थोड़ी सी जान आने लगा और जब देखा राज्यसभा में इतना तगड़ा विरोध हो रहा है तो ये सरकार अलर्ट हो गई है, मुझे लग रहा है। देखिए आप उनकी जो एग्रेशन है वो जिसको डिफेंसिव कहना है तो कह सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये तो ज्यादा समय के पहले अलर्ट होके ये सरकार अब अपनी बाजी बदल रही है। जैसे पर्टिकुलरली ये मथुरा का जो भाषण है वो कम्प्लीटली गरीबों और किसानों के लिए उन्होंने दिया, और मुझे ये बहुत बड़ी उपलब्धि मानती हूँ मैं कांग्रेस पार्टी की, कि कांग्रेस पार्टी ने इतना सब बिखरा हुआ था और टूटा हुआ था तो भी काफी कुछ अच्छा माहौल राज्यसभा में पैदा किया है, और जिसकी असर ये सरकार पे दिख रही है। अगले कुछ मिनट बचे हैं, मैं चाहती हूँ 2 मुद्दों पे हम फोकस करें। पहली बात तो विदेश नीति में क्या कुछ हासिल हुआ है, और दूसरे जो सामाजिक ताना बाना है उसको लेकर कितना एकजुट देश को रख पाई है सरकार, कितना इंक्लूसिव डेवलपमेंट हुआ है जिसकी बार बार बात हुई, सबका साथ होगा, सबका विकास होगा। पुरुषोत्तम अग्रवाल ये बताइए कि अगर आप बात करना चाहें विदेश नीति के ऊपर तो आपको लगता है कि वाकई जिस तरह से एक आते ही सबसे बड़ा कदम उठाया गया कि सार्क देशों के नेताओं को बुलाया गया जिसमें पाकिस्तान भी शामिल रहा, उसके बाद इस पूरे खित्ते पर जो एक ध्यान रहा अलग अलग, चाहे हम वो विकसित देशों का हम जिक्र कर लें या एशिया पैसिफिक का हम जिक्र करें, नरेंद्र मोदी के काम करने की एक विशेषता है अरफा, नरेंद्र मोदी की शैली की विशेषता है कि वो बहुत स्पेक्टिकुलर ढंग से काम करते हैं। जो कुछ करते हैं वो एक शानदार इवेंट की तरह, एक शानदार मेगा इवेंट की तरह उनका हर काम होता है। सब्सटेंस की बात हम लोग करें, पाकिस्तान और चीन हमारे तत्काल पड़ोसी और हमारे लिए बहुत ही कठिन चुनौती विदेश नीति के लिए। उधर बड़े देशों में यूएसए और यूएसएसआर। मैं एक राजनीति के विद्यार्थी के तौर पे जानना चाहता हूं कि नया डिपार्चर कहाँ है, ऐसी कौन सी नई जमीन हमने तोड़ दी, पाकिस्तान के साथ हम कितने कदम बढ़ गए। हमने कश्मीर के सवाल पर एक तरफ हमने नवाज शरीफ को बुलाया और सारे सार्क नेताओं को बुलाया, उसके बाद हमने अपनी ओर से बातचीत कैंसिल कर दी क्योंकि वो अलगाववादी पाकिस्तानी एम्बेसडर से मिले, उसके बाद हमने बातचीत शुरू कर दी। कौन सा हमने नया, मतलब जिसको कहते हैं कि ग्राउंड ब्रेकिंग काम क्या किया है। और पाकिस्तान को अगर छोड़ें तो श्रीलंका गए, चीन के प्रसंग में सुनिए, मैं एक एक करके आ रहा हूँ। चीन के प्रसंग में क्या हम बैलेंस ऑफ ट्रेड को अपने पक्ष में झुकाने के लिए कोई कदम उठवा पाए चीन से? क्या हमने चीन के प्रसंग में चीन के साथ कोई नई नीति अपना ली? कहा जा रहा है कि बराबरी पे बात हो रही है चीन के साथ, बराबरी पर बात तो 1984 से हो रही है। राजीव गांधी पहले प्रधानमंत्री थे सन 62 के बाद जिन्होंने ये पहलकदमी की थी, और वो चीन गए थे अपनी तरफ से इनिशिएटिव लेकर के, और देंग जियाओपिंग वहाँ के बहुत ही व्यवहारिक नेता जो चीन को वर्चुअली कैपिटलिस्ट पाथ ऑफ डेवलपमेंट पे ले जा रहे थे, उनको भी सूट करता था, राजीव गांधी को भी सूट करता था। और तब से हमारा सीमा विवाद अपनी जगह है और चीन के साथ हमारी बहुत व्यवहारिक स्तर पर बात चल रही है। जहाँ तक सीमा विवाद की सब बात है तो हमने चीन को कंसेशन दिया है, हम चीनी नागरिकों को इलेक्ट्रॉनिक वीजा दे रहे हैं। चीन ने कश्मीर और अरुणाचल के नागरिकों को स्टेपल वीजा देने के सवाल पर कोई झुकाव नहीं दिया है अपनी नीति में। जब प्रधानमंत्री जी यात्रा करने जा रहे थे तब चीन का सरकारी मीडिया जो नक्शे भारत के दिखा रहा था उसमें पूरा कश्मीर गायब था और पूरा अरुणाचल गायब था। और एक बात आप ध्यान रखिए,
अंतरराष्ट्रीय राजनीति के विद्यार्थी एक फ्रेज जानते हैं, माओज स्माइल। चीन वो देश रहा है पिछले 50 साल में जिसके एक एक जेस्चर का ग्रेट सिग्निफिकेंस होता है। तो चीन जब जिस देश का प्रधानमंत्री उसके यात्रा पर आ रहा है, उस देश के नक्शे ऐसे दिखा रहा हो, जब चीन का सरकारी अखबार ये लिख रहा हो कि मोदी जी अरुणाचल ना जाए तो बेहतर है, इन चीजों का कुछ मतलब होता है। विजय गोयल इन चीजों का कुछ मतलब होता है। आलोचनाओं के अलावा जो पुरुषोत्तम अग्रवाल जी कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ लोग ये भी कह रहे हैं, कुछ जानकार ऑपोजिशन के लोग, कि कहीं ना कहीं जो विदेश नीति है उस पर ओवर एम्फसाइज हो रहा है, ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है, जबकि देश में जो है वो हालात उतने ज्यादा नियंत्रण में नहीं है। देखिए, जहां तक मेरी जानकारी है, ज्यादा लोगों को इस समय उनकी यात्राएं इसलिए विदेश की ज्यादा लग रही हैं क्योंकि जिसको पुरुषोत्तम जी इवेंट बनाना कह रहे हैं, उसके अंदर जो उन्होंने वहां जा जाकर अचीव किया है, जो सद्भावना की है और जिस तरीके से मैसेज गए हैं, और भारत एक को उन्होंने बताया है कि भाई आप मेक इन इंडिया करिए, यहाँ कर इन्वेस्टमेंट करिए, मैं यहाँ पर माहौल बदलने के लिए कोशिश कर रहा हूं, उसका एक मैसेज उन्होंने दिया है जी। किंतु इतनी ही यात्रा इतने ही दिनों में मनमोहन सिंह जी ने भी की थी, किंतु वो एक इंडिविजुअल की तरह करके आते थे, ये एक राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरह करके आ रहे हैं जी। और इन्होंने लुक ईस्ट की बात की है। अभी आप ये समझिए, चीन आज पहले दिन दिखा रहा है क्या नक्शे, नहीं सुनिए ना, नहीं, पर मैंने बताया, मनमोहन सिंह जी ने भी मुझे बताया गया इतनी ही यात्राएं की हैं, और इतने ही दिनों में लगभग इतनी की हैं, 2-4 कम या ज्यादा। किंतु अगर एक प्रधानमंत्री जाता है और उसको पहली बार हमारे प्रधानमंत्री का वहां पर जो इंडियन कम्युनिटी है वो इतना बड़ा स्वागत करती है, या आप देखते हैं कि जब वो राष्ट्राध्यक्षों से मिलते हैं उनका बॉडी लैंग्वेज क्या होती है, तो एक साल के अंदर आप ये समझते हैं कि 60 साल के अंदर जो पाकिस्तान के साथ रिश्ते खराब थे, जो चाइना का रोल था, वो मोदी जी से हम आशा करते हैं कि वो एक साल के अंदर सब ठीक कर दें। अरे उन्होंने एक एक यात्राएं की हैं। अब वो बांग्लादेश के साथ उन्होंने लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट जो किया है, वो कोई छोटी बात है क्या? सबको राजी करके उसके लिए तैयार करना। अब वो फिर दोबारा जाने वाले हैं, उसके बाद उस दोबारा जाने में तीस्ता वाटर और ये सारी चीजें उसको करेंगे। सार्क में मिलाकर उन्होंने एक अच्छा संदेश दिया है, और जहां पाकिस्तान हम पर कुछ अटैक करता है या पाकिस्तान हमारे साथ संबंध ठीक नहीं रखता, वहां हम उसका मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं, चाहे वो फायरिंग है। इससे पहले तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पर इतनी फायरिंग का जवाब हम नहीं दिया करते थे। तो आप एक साल के अंदर आप ये चाहते हैं कि पूरा देश ठीक हो जाए। इतना भ्रष्टाचार फैला हुआ था, कॉमनवेल्थ गेम्स का था, कोयले का घोटाला था, तो उनसे आशाएं करते हैं तो ये देश अच्छा करता है, उनसे आशाएं करनी ही चाहिए, क्योंकि देश को आज भी विश्वास है कि इस देश को अगर कोई ठीक कर सकता है तो नरेंद्र मोदी ठीक कर सकता है। विजय गोयल जी, सबसे महत्वपूर्ण बात जो बाकी बची है, जिसके लिए देश और बिल्कुल आखिरी 2 मिनट है, और बहुत महत्वपूर्ण बात जो मैं उठाना चाहती हूँ वो सोशल पीस को लेकर कि जो सामाजिक शांति है उसको लेकर आखिरी बात। लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट कांग्रेस सरकार के समय में ड्राफ्ट हुआ था, और उसे लोकसभा में प्रस्तुत करते हुए सुषमा जी ने सोनिया गांधी की ओर देखकर कहा था कि आपके द्वारा तैयार किए गए ड्राफ्ट में हमने कॉमा फिल स्टॉप भी नहीं बदला। तो उसका सही क्रेडिट सही जगह दिया। ऐसा तो जब एनडीए गवर्नमेंट थी और उसके बाद जब यूपीए गवर्नमेंट आई थी, तो हमने भी बहुत कुछ इनके हाथ में करके दिया। ऐसा तो होता ही है, इसके बाद भी तो एग्रीमेंट मैंने केवल एक तथ्य रेखांकित किया है और आपकी पार्टी ने उस समय विरोध किया था। क्या आज आपके कार्यकाल में एनडीए की सरकार में क्या अल्पसंख्यक सुरक्षित हैं? क्या वाकई जिस तरह से चर्चों पर हमले हमने देखे हैं, जिस तरह से जो चिंताएं हैं, आपको लगता है क्या मोदी सरकार उन्हें खत्म करने में कामयाब रही है? देखिए, आपने बड़ी अच्छा प्रश्न किया है। ये कहीं पर आपने देखा है कि किसी प्रकार का कहीं रोष हो रहा है? ऐसा वातावरण बनाया गया था, नरेंद्र मोदी आएगा तो देश पता नहीं कितने हिस्सों में बढ़ जाएगा, कितने वर्गों में, कितने धर्मों के अंदर बढ़ जाएगा। कहीं आपने देखा है क्या, कहीं से आपने सुना हो इस बात का कि जो बीजेपी रूल स्टेट है या दूसरी स्टेट है या केंद्र सरकार की तरफ से कोई ऐसा किया हो? हमने अल्पसंख्यकों के लिए भी जितनी उस्ताद योजना है, दूसरी योजनाएं सब शुरू की हैं। तो मैं समझता हूं मोदी सरकार ने जो नारा दिया था, सबका साथ सबका विकास, उसका मतलब यही था, सब धर्म सब समुदाय, लेकिन सब चर्चों पे इतने हमले कभी नहीं हुए। लेकर हम चलेंगे, और मैं समझता हूं देश इस पर विश्वास करता है। जी हाँ, आपको लगता है चर्चों पे जो हमले थे वो भी आपने सुन लिए होंगे ना, जो इंडिविजुअल्स भी अगर लड़ाई होती रही है उसको भी ये कह दिया गया जैसे मोदी राज के अंदर चर्चों पे हमले करवाए जा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कहीं कहीं पर तो आपस के झगड़े थे और कहीं कहीं पर शरारती तत्वों ने किया होगा। कोई भी ये माने वैसा फसाद नहीं हुआ, ये मैं मानता हूँ। तो मैं समझता हूँ चुप रहेंगे तो मैं बोल सकता हूँ। अपनी बात पूरी करिए। वैसा सरकार ने यहाँ डायरेक्ट ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन सरकारी मंत्री एमपीज जिस ढंग से घर वापसी ये वो सारे सवाल उठा रहे हैं,
इसके चर्चेस के ऊपर जिस ढंग 3-4 चर्चेस के ऊपर हल्ले हुए, उसके बारे में सरकार ने कुछ करना चाहिए और उनको उन लोगों को पकड़ना चाहिए, अंदर डालना चाहिए। वो कहाँ भी नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये है कि यहाँ की शांति खत्म करने का काम हो रहा है। नहीं, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये रही है 1 साल में इस इशू पे जो आप पूछ रही है कि 3 जगह पे प्राइम मिनिस्टर ने खुद ये कहा है और या तो उनको कहना पड़ा है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया उनके लिए आखिरी शब्द है। और ये मेरे ख्याल से वो एक बड़ी आशास्पद बात है कि उनकी पार्टी के अंदर या समझो कि आरएसएस के दबाव या कोई बाहरी दबाव के कारण हो, फिर भी वो अपनी बात ये इस तरह से रख रहे हैं कि मैं कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में ही रहूंगा। और आखिरी बात पूछो तो आखिरी सेंटेंस में आपको लगता है कि प्रधानमंत्री का जवाब संतोषजनक है? प्रधानमंत्री के जवाब का सवाल नहीं है, सवाल जो है वो प्रधानमंत्री के वैचारिक सहयोगियों के व्यवहार का है, जो कतई संतोषजनक नहीं है। और प्रधानमंत्री ने जितनी सख्ती से उन्हें रोका जाना चाहिए, आखिरकार महंत अवैधनाथ केवल आरएसएस के कार्यकर्ता नहीं है, वो बीजेपी के एमपी भी हैं। उनके बयानों पर क्या कहा है प्रधानमंत्री जी ने आज तक नाम लेकर के? उनको किस तरह रोका है? वो उत्तर प्रदेश भाजपा के बड़े नेता हैं। यहाँ जो आलोचना है कहीं ना कहीं वो अगले साल के लिए एक एजेंडे के तौर पर भी जाहिर होता है कि अगले साल जो चुनौतियां सामने आएंगी, जो एजेंडा है, जो रोड मैप है, कहीं ना कहीं वो तमाम जो खामियां हमें नजर आ रही हैं अभी, वो सब कुछ शायद अगले साल के लिए एक एजेंडे के तौर पर उभर कर आए और जो कामयाबियां सरकार गिना रही है, जाहिर है उनको तो जारी रखेगी। सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार।